हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी अपनी तैयारी करने में जुटे हुए होंगे। जैसा कि अभी तो कोरोना चल रहा है तो सभी अपने अपने घरों पर होंगे, सभी कुछ छुट्टियाँ चल रही है। अगर वो कोई भी ऑफिस वर्क कर रहा है या तो गृहिणी है, जो भी है, तो थोड़ा थोड़ा उनको सभी को समय मिल रहा है छुट्टियों के कारण, लॉकडाउन के कारण। तो आप अपनी सभी लोग मिलकर के अपनी अपनी तैयारियों को एकदम मजबूत बनाइए, क्योंकि यही वो समय है, यही वो दौर है कि आपकी अगर तैयारी पिछले नहीं भी हुई है, आप इस दौर को इस मौके को फ़ायदा उठाइए, है ना, और तैयारी को अपने बेहतर बनाइए। क्योंकि इस तैयारी में और भी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। तो आप इस लॉकडाउन में आपको कंपटीशन तो बढ़ ही चुका है, तो आप अपनी तैयारी को भी कंपटीशन के तौर पर और भी आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप 50% मेहनत कर रहे थे, तो अब आप लॉकडाउन कारण जानते हैं कि सभी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पर्टिकुलर आप बस तो कर नहीं रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को 80% 90% कर दीजिए। और जैसा कि मैं यहाँ पर तो प्रतिदिन डेली क्लासेस लेकर के आती हूँ, तो आप सभी डेली अपना रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपके सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मॉक टेस्ट लेकर मैं आई हूँ या डेली लेकर के आती हूँ, हर एक एग्जाम से मिला करके मैं लेकर के आती हूँ, इंक्लूड करके, ताकि आपको मतलब जहाँ जितने भी अगर ये एमसीक्यू ये मॉक टेस्ट आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, आपको तैयारी बेहतर करने में, देखने में, अपने आप को ऑब्जर्व करने में थोड़ा 19-20 जरूर है, बट सेम यही रहेगा। आप बस प्रैक्टिस डेली करते रहें, डेली क्लासेस अटेंड करते रहें, फिर आप देखिए कि आपके नंबर कैसे बेहतर आ रहे हैं। चलिए, और अपना आकलन कीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और लास्ट में हम अपना फीडबैक जरूर दें। आप लोग अपना नंबर नहीं बताते हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है, इसलिए अपना नंबर आप जरूर बताएं। चलिए, तो अपने सेशन की ओर चलते हैं। सेशन की ओर चलने से पहले देख लीजिए कि डेली क्लासेस कितने बजे रहती है। डेली क्लासेस यहाँ पर 9 बजे रहती है। डेली क्लासेस यहाँ पर 9 बजे रहती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको 9 बजे यहाँ के डेली क्लासेस मिल जाती है। कभी कभार की बात टेक्निकल इशू के कारण नहीं कह रही हूँ, बट आपको डेली यहाँ पर 9 बजे की क्लासेस होती है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन क्लासेस का मिल सके। आई बेल आइकन तो आपको प्रेस करना ही है, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसी से आपको मिलेगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना है कि लिंक नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ पर बेल आइकन सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, बट आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो मेरी ये आग्रह है कि आप सब बेल आइकन भी प्रेस कर लें, चेक कर लें अपना, क्योंकि हर किसी को लिंक पहुँच पाना संभव नहीं है। मैं तो यहाँ से सेंड करती हूँ, बट सभी को नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप ऐड हो जाइए, आप हमें मैसेज कीजिए, यहाँ पर नंबर भी रहता है, लिंक भी रहती है, लिंक पे आप ऐड होकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लिंक हर जगह पहुँचना संभव नहीं है। इसलिए आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए या टेलीग्राम में, क्योंकि टेलीग्राम की भी यहाँ लिंक दी रहती है, तो आप यहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर लाइक भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं अपनी प्लानिंग, अगर आप बोर नहीं हो रहे होंगे तो, क्योंकि ये बताना जरूरी है मेरे लिए। मैं यहाँ पर मेहनत करके कंटेंट लेके आती हूँ, क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ना तो यूट्यूब से, ना हम पर्टिकुलर आपसे ले रहे हैं, ना किसी अन्य से हमें फायदे मिलते हैं। ठीक, तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं आपसे कोई फायदा नहीं लेना चाहती, कोई पैसे यहाँ पर नहीं है, फ्री की क्लासेस है, फ्री PDF है। यहाँ पर आपको जैसे अगर आपको समझ पा रहे होंगे तो मैं जो समझाती हूँ, तो शायद आपको कुछ फ्रेंड कमेंट भी आते हैं कि मैम समझ में आ रहा है, तो उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आएगा। तो आप सब लोग, सिर्फ आपका यही शुल्क है, जो भी मान लीजिए आप ये सहयोग मान लीजिए, शुल्क मान लीजिए, कि आपको ईमानदारी से सिर्फ शेयर करना है। क्योंकि मैं ये कंटेंट लेकर आती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये कंटेंट हर जगह जाए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरा ये यहाँ तक जो मैं सहयोग करती हूँ आप सबके लिए कर रही हूँ, या आप सब मेरे लिए सहयोग करना चाह रहे हैं, तो कीजिए, अच्छे मन से कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, तो आज अपनी ईमानदारी से आप शेयर करेंगे बिना मेरे कहे हुए। मैं आज कम ही शेयर करने के लिए कहूँगी, ठीक है, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी दिखाना, मैं देखूँगी कि आज मेरे फ्रेंड्स कितनी ईमानदारी दिखा रहे हैं। मैं आपको गुड न्यूज़ भी कुछ देने वाली हूँ। चलिए, तो पहले उससे पहले ज़्यादा बातें हो जाएगी, इसलिए बोर भी हो जाएंगे बहुत सारे फ्रेंड, इसी करके मैं निकल भी लेंगे। तो आज सेशन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि आज का जो कंटेंट है पेडागॉजी प्लस कंटेंट भी है आपका। EVS में जो कंटेंट आते हैं, कंटेंट से पार्ट क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से भी मैं लेकर आई हूँ जो क्वेश्चन MP टेट, UP टेट, CT टेट, यहाँ पर C टेट से भी मिक्स क्वेश्चन मैं आज लेकर के आई हूँ। तो चलिए, ये ऑल इंडिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है 2020, तो आप सभी इसको आके अपने अपने नंबर, चलिए, ये लिंक दी हुई है यहाँ यूट्यूब पर, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और ताकि आपको डेली की क्लासेस और PDF भी मिल सके। ये व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है, यहाँ भी आप ऐड हो सकते हैं। ये मेरा छोटा सा संदेश है आप सबके लिए कि मैं आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप भी तैयारी बेहतर कीजिए और साथ साथ सहयोग कीजिए, सिर्फ शेयर करने में, जितना आपसे हो सके आप सिर्फ सहयोग कीजिए शेयर करने में। चलिए,
तो आज का हमारे पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि आज का जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ वो मैं एकदम मिक्स लेकर आके आई हूँ। मैं सिर्फ मिक्स लाने का मेरा मकसद क्या है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग तैयारी तो सभी कर रहे होंगे, सिर्फ आप हम बस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तैयारी हर कोई जो फॉर्म अप्लाई किया है वो हर कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन आप क्या उस पार्ट पर उस जो कंटेंट है जो मेन पार्ट है ना, तो कुछ ऐसे कंटेंट मैं चाहती हूँ क्या आपने देखा अभी उस पार्ट तक गए हैं आपने अपना मतलब कि जो आपने तैयारी बना रखी है, तो क्या इन कंटेंटों पर भी अपनी तैयारी आपने बना रखी है? मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए लेकर आई हूँ कंटेंट, और ऐसे मैं डेली लेकर आऊंगी। चलिए तो देखिए यहाँ पर मिक्स कंटेंट है आज का। देख लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि आपके क्वेश्चन चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या एमपी टेट हो, उद्यान से अभ्यारण्य से ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आज लेकर के आई हूँ। और ये आया हुआ क्वेश्चन एमपी टेट में भी आया है, यूपी टेट में भी आया, सी टेट में भी आ चुका है उद्यानों से क्वेश्चन। तो चलिए पहला आंसर है आपका, पहले देख लीजिए पहला ऑप्शन बाघ के लिए है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, या भालू के लिए है, या एक सींग वाले गैंडे के लिए है, या मोर के लिए। सभी फ्रेंड्स मेरे ईमानदारी से आंसर करें और ईमानदारी से शेयर कर दें। सबसे पहले बैक होकर शेयर कर दीजिए, इसके बाद अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए आप लोग पहले ही शेयर कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाला गैंडे के लिए। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर किस लिए फेमस है, किस जगह पर, कहाँ पर है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, ठीक। और काहे के लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी उद्यानों से भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो आपको मालूम हुआ कि उद्यानों से भी क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। मैं पेडागॉजी डेली लेकर के आती थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कंटेंट मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आए कि ये पार्ट भी आपके एग्जाम में आते हैं, उद्यान से भी आते हैं, ये संसाधन वन्य जीव से आते हैं, हर किसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सिर्फ आप एक पार्ट पर फोकस बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं जो यहाँ पर कंटेंट ला रही हूँ इस पर भी फोकस कीजिए, और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप बाकी पार्ट भी फोकस करते रहिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है और मैं आपके साथ प्रतिबद्ध हूँ तो प्रतिबद्ध आप भी हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे जितने साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन ना हो। मैं चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो, सबका सिलेक्शन हो, सबको, सब लोग सरकारी नौकरी मिले सभी को, है ना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसीलिए मिक्स लेकर आई हूँ कि सभी से क्वेश्चन बनते, तो सभी पार्ट को आपको देखना जरूरी है आपके लिए, एक पार्ट पर आपको देखना जरूरी नहीं है। तो चलिए रेड डाटा बुक जो सम्मिलित है, रेड डाटा बुक से क्या मतलब है देख लीजिए किस चीज में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर विलुप्त हो रहे जीव, सेकंड ऑप्शन है आपत्तिग्रस्त जीव, थर्ड ऑप्शन है समस्या जनित जीव, ये फोर्थ है इनमें से सभी। तो सभी फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर आंसर करें। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट हो जाएगा। रेड डाटा बुक से मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ जीव हैं जो मतलब कि खतरे में हैं, है ना, तो वहाँ पर मतलब विलुप्त हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि पहले थे, बहुत पहले थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुके हैं, अब वो नहीं मिल रहे हैं, है ना। पता नहीं दूर दराज चले गए होंगे इसलिए नहीं मिल रहे हैं, वो अपने इंडिया में नहीं है, कहीं दूसरी जगह चले गए, तो वो क्या हो गए, मतलब वो विलुप्त हो चुके हैं यहाँ से, है ना। तो उन्हीं सब की ये बात कौन करता है, ये एक बुक तैयार की जाती है रेड डाटा बुक। इसमें उन्हीं प्राणियों को, उन्हीं जीवों को रखा जाता है जो बिल्कुल उन्हीं की ये बात करती है ये बुक, है ना। तुम्हारा पहले कोरोना नहीं है, डरिएगा मत, है ना। चलिए ये नॉर्मल सी खांसी, आजकल खांसी भी आ जाती है तो लोग डर जाते हैं कि भैया यहाँ से निकलो कोरोना आ गया, है ना। तो कोरोना नहीं है बट नॉर्मल खांसी है। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर विलुप्त हो रहे जीव, सेकंड है आपत्तिग्रस्त जीव, थर्ड है समस्या जनित जीव, फोर्थ है इनमें से सभी। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा राइट, इनमें से सभी हो जाएगा। रेड डाटा बुक के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो समस्या से घिरे हुए हैं, मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे यहाँ से इंडिया से हमारे विलुप्त हो रहे हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, जो जीव यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं उनका नाम किस पे आ जाएगा, रेड डाटा बुक में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं ये सब लेकर के आई हूँ। तो आप यहाँ भी ऑब्जर्व करिए क्या आपकी तैयारी यहाँ तक जा चुकी है, आप यहाँ पर नजरें डाल चुके हैं। तो देख लीजिए क्या कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि मैं मिक्स क्वेश्चन आज लेकर के आई हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए अपना, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए, सभी लोग आंसर करें कि हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन हमें मिलती है उसका स्रोत क्या है। क्या समुद्री जल है, या वर्षा जल है, या पर्यावरण है, या हरे पौधे हैं। आंसर करें सभी लोग।
चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हरे पौधे। आपको मालूम होगा कि जो हरे पौधे होते हैं वो हमसे क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें क्या देते हैं बदले में, हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन स्रोत कौन होता है, हरे पौधे देते हैं, है ना। ये पर्यावरण भी हमारा किसके अंदर, पेड़ पौधे, हरे पौधे की बात हो रही है, तो हरे पर्यावरण भी किसके अंदर आ जाएगा, हरे पौधे के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने इन पार्ट में अपनी नजरें नहीं डाली थी तो देख लीजिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हर बार ईबीएस में, वो चाहे पेपर 2 का हो, सेकंड पेपर का हो, साइंस का हो, या फिर ईबीएस की हो, आप फर्स्ट पेपर के हो, सभी में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है पहला ऑप्शन। तो निम्नलिखित में से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा, किसकी, पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो चलिए देख लीजिए कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है, उसके नजरें करती है, मतलब जो वो वहाँ पर कमी होती है या दुष्प्रभाव हो, जो भी होता है वो सब, इन सब का देखभाल कौन कर रही है, कौन सी संस्था यहाँ पर करती है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या WHO करती है, या WWF करती है, या UN करती है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें, उम्मीद करती हूँ आपका आंसर सही होगा, सभी फ्रेंडों का सही होगा। चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, WWF आपका राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ या फंड हो जाएगा, है ना। तो ये आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संस्था ये क्या करती है, WWF, ये क्या करती है कि विश्व में जितने पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव होता है, इससे पर्यावरण से कहाँ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारे का देखभाल ये संस्था, ये पूरे इंडिया का, पूरे अंतरराष्ट्रीय है ये संस्था, तो ये सभी का देखभाल यही करती है। कौन करती है, WWF। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अपनी ईमानदारी आपको बिल्कुल नहीं तोड़नी है, जिसे मैं अपनी ईमानदारी नहीं तोड़ रही हूँ, आपको डेली क्लासेस दे रही हूँ। यहाँ कोई भी परेशानी भी आए टेक्निकल, फिर भी हम आपको चाहे 9 दें या 9:30 दें, लेकिन आपको क्लासेस डेली देखते हैं, आप खुद ही देखते हो कि क्लासेस में डेली देती हूँ। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आने के बाद मैं आपको मैसेज भी डाल देती हूँ कि ये फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देती मैं डेली हूँ। इसी तरह आप भी अपनी ईमानदारी दिखाइए और क्लासेस को जितना हो सके आपसे सभी फ्रेंड्स शेयर करें, क्योंकि आपके हाथों ही है शेयर करना, है ना। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति से शेयर नहीं कर सकता, सभी मिलकर कोई काम करते हैं तभी कोई काम आगे बढ़ता है। चलिए, जैसे मैं कंटेंट बनाई तो मैं तो अकेले नहीं पढ़ लूंगी, है ना, साथ में यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो आप भी ये काम कीजिए, क्योंकि मैं ही अकेले शेयर नहीं कर सकती, मेरे फ्रेंड्स को भी मेरी सहायता करनी होगी। तो आप भी अपनी सहायता दिखाइए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जलीय जंतु में श्वसन होता है, सभी जंतुओं में श्वसन कहीं ना कहीं से होता है, तो जलीय जंतुओं में श्वसन कहाँ से होता है, कौन से अंग के द्वारा श्वसन होता है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन फेफड़ों के द्वारा होता है, या पुस्तक फुफ्फुस के द्वारा होता है, या बाई पोस्ट के द्वारा होता है, या गलफड़ों के द्वारा होता है। देख लीजिए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलफड़ों के द्वारा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन। जो जलीय जंतु होते हैं वो किससे, जलीय जंतु जैसे कौन से हो गए, मछली हो गए, ये सब कहाँ से लेते हैं, ये सब गलफड़ों से लेते हैं, है ना, कहाँ से लेते हैं, गलफड़ों से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, बताइएगा। चलिए, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यहाँ पर कुछ पेडागॉजी के क्वेश्चन है, फिर कंटेंट के क्वेश्चन मिक्स हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको मिक्स क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और मैं आपको एक न्यूज़ बता देती हूँ कि कल आपकी स्पेशल क्लास रहेगी संडे के दिन। तो कल अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि इस सेशन पर, इस चैप्टर पर, इस कंटेंट पर आपको पढ़ाया जाए, तो मैं कल CDP की सोचती हूँ कि इंटेलिजेंसी पर आपको पढ़ाया, बुद्धि की जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं चाहती हूँ कल बुद्धि का जो चैप्टर है वो मैं कॉन्सेप्ट क्लास लेकर के आई, MCQ नहीं, कल मैं कॉन्सेप्ट क्लास देने वाली हूं आपको। अगर आप सब यस करेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ मैम इसका चाहिए, तो हम कल बुद्धि पर डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करेंगे वहां पर, क्योंकि बुद्धि से मैंने क्वेश्चन देख लिया है, हर क्वेश्चन में, हर टेट में आते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसका लेने वाली हूँ। कल संडे को सेशन स्पेशल रहेगा। और रक्षाबंधन के दिन मेरे सभी भाई और सभी बहनों के लिए मेरी तरफ से है, उपहार के तौर पर है ना, तो मैं आपको रक्षाबंधन के दिन भी स्पेशल देने वाली हूँ। और स्पेशल देने वाली हूँ तो आपको स्पेशल क्लास छोड़नी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी एक साथ सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम बता देते हैं आपको, कौन कौन सी पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम CDP पढ़ेंगे, साथ में एक साथ CDP, हिंदी, EVS, ठीक, ये हम 3 कंटेंट करेंगे। और मेरे फ्रेंड्स, अदर फ्रेंड्स भी मेरे कोई कमेंट करते हैं कि मैम हमें संस्कृत की भी क्लास चाहिए, तो हम यहाँ पर संस्कृत की भी क्लास रखेंगे। तो मतलब एक साथ कितनी क्लास हुई,
5 सब्जेक्ट की साथ में एक साथ रक्षाबंधन में आपको दिन मिलेगा। हिंदी मिलेगा, सीडीपी मिलेगा, ईबीएस मिलेगा, मैथ्स की पेडागॉजी मिलेगी। अब अगर संस्कृत के लिए कमेंट आएगा तो संस्कृत भी मैं दूंगी। तो आपको इन दोनों दिनों का सेशन बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, कल का सेशन भी और मंडे का भी सेशन भी, है ना। तो चलिए, तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं ये बताना जरूरी था। और अगर आपके जो साथी नहीं जुड़े हैं, आप उन सभी को जोड़ लीजिए, है ना। चलिए, तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बताना भी जरूरी रहता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम आगे चलिए, मैम आगे चलिए। तो आप लोग समझ लीजिए मेरी बात कि हर विद्यार्थी एक आपके तरह नहीं सोचता है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं मैम समझ में आगे, जल्दी आगे निकलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो हम सबको साथ लेकर यहाँ पर चलेंगे, है ना। पर्टिकुलर मैं किसी एक को नहीं समझा रही हूँ, यहाँ पर मैं सबको समझा रही हूँ, ताकि मेरे सभी फ्रेंड्स यहाँ पर जो जुड़े हैं मुझसे उम्मीद किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो सभी कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई खाली हाथ से जाए यहाँ पर, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए सभी साथी को मैं ध्यान में रखकर यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करती हूँ, क्लासेस लेकर चलती हूँ। और बाकी लोग भी कमेंट करने लगते हैं मैम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये सही नहीं है, हम सब साथ में लेकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये सही भी है, ऐसा करना भी चाहिए। चलिए, मिल बांट कर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर परिवार की भी बात आ गई है, क्योंकि परिवार में भी मिल बांट कर काम करना चाहिए। तो परिवार एक इकाई होता है, एक संगठन होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं, माँ होते हैं, पिता होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो ये कथन क्या सही है, बताइए। आपके अनुसार सिर्फ आपके परिवार में माँ, पिता और उनके 2 बच्चे, मतलब आप दोनों भाई बहन, सिर्फ आपके मम्मी पापा और आप भाई बहन, क्या इतने होने चाहिए आपके परिवार में? बताइए, आंसर कीजिएगा आप अपने हिसाब से, मोरल के हिसाब से भी आप आंसर कीजिएगा। तो चलिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है ये, कि क्या ये सही नहीं है, क्योंकि यह कथन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। फोर्थ क्या कह रहा है कि सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो आंसर कीजिए सभी लोग, ईमानदारी से आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर करें। चलिए, तो देख लेते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये सही नहीं है। जो माता पिता और सिर्फ भाई बहन, मतलब बच्चे, उनके दोनों बच्चे, तो इतने बस परिवार में नहीं होना चाहिए। सही नहीं है कि एक ही इकाई होती है ये, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। उस परिवार के अंदर दादा दादी भी होना चाहिए, चाचा चाची भी होना चाहिए, है ना, ताऊ पापा भी होना चाहिए, सभी होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर मिक्स परिवार, मतलब सब संगठन हो, तो वो परिवार आपका सही होता है ना। ये तो एकल परिवार हुआ, हमको संयुक्त परिवार लेकर चलना चाहिए। तो ये जो बात, जिस परिवार एक इकाई है जिसमें माँ पिता उनके 2 बच्चे होते हैं, तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। तो ये तो एकल हो गया, इसमें सिर्फ माँ पिता है, 2 बच्चे हैं। लेकिन संयुक्त परिवार हमारे लिए ज्यादा मायने रखते, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता कि नहीं इतने ही लोग, एक फिक्स परिवार इतना हो जाता है, उसका वर्गीकरण हम नहीं कर सकते। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का भी आकार नहीं। आदर्श परिवार में दादा दादी भी साथ रहते हैं, है ना। अगर हमारे दादा दादी है तो हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे ताई लोग साथ में रहेंगे, है ना, बड़ी माँ साथ में रहेंगे, तो सभी हम साथ में रहते हैं। तो वो क्या, कौन सा परिवार कहलाएगा? वो सब आदर्श परिवार कहेंगे। ये नहीं कि क्योंकि सिर्फ माँ पिता और बच्चे होगा तो वो आदर्श परिवार हो गया। वो तो लोगों की मजबूरियां होती हैं कि इतना आदमी जब दूर दूर रहने लगता है, कभी कभी अपनी वर्क के हिसाब से, तो वो सब इतने ही लोग, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए मजबूरी के कारण जो लोग रहते हैं। लेकिन जब वो, ऐसा नहीं कि उनकी खुशी रहती है, वो सबकी खुशियाँ होती हैं कि हम संयुक्त परिवार में रहें, वो सही भी है। चलिए, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? बताइए। आपकी ईवीएस की जो कक्षा होती है, तो बच्चों को जो समूह में, ग्रुपिंग में हम सिखाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? ग्रुपिंग में सिखाने का क्या उद्देश्य है? छात्रों का आसानी से प्रबंधित करना और वर्क लोड को कम कर देना। मतलब ग्रुपिंग में पढ़ा रहे हैं तो उनको प्रबंधित कर रहे हैं, उनको बांध करके रख रहे हैं, उनके वर्क लोड को कम कर रहे हैं। क्या ये उद्देश्य है हमारा ग्रुपिंग में पढ़ाने का? या लड़के और लड़कियों को अलग सीखते हैं, लड़के और लड़कियां अलग सीखते हैं, ये उद्देश्य है समूह में सीखने का? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, कि कम और जो कम परसेंटेज लाता हो उसको अलग, और उसका अलग ग्रुप कर देना चाहिए। जो उच्च प्रदर्शन करते हैं उनका अलग ग्रुप बना देना चाहिए, और फिर इसके हिसाब से उसका उपचारात्मक शिक्षण, मतलब कि उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। क्या ये होता है उद्देश्य? या फोर्थ ऑप्शन है सहयोग के मूल्यों को लागू करने
और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने वाले और सीखने में सक्षम बनाना। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। जो सीखने का हमारा समूह में जो हम सिखाते हैं बच्चों के, तो जो हमारा उद्देश्य होता क्या होता है, वो सहयोग। जब बच्चा उस ग्रुपिंग में कोई भी चीज करेगा तो वो क्या सीखेगा, एक सहयोग की भावना भी उसमें जागृत होती है। तो यहाँ पर सहयोग के मूल्यों को लागू करने, मतलब ये लागू हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो सीख रहा है इस चीज को, नैतिक भी सीख रहा है, नैतिकता भी होती है, ग्रुपिंग में भी लोग रह सकते हैं, है ना। तो एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम भी बनाता है। जब बात सक्रिय की आई, मैं बात कर चुकी हूँ प्रीवियस सेक्शन में कि यहाँ पर बात जब ये आए कि सक्रिय की बात आए, अवलोकन की बात आए, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पर ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स से आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में जो रचनात्मक आकलन होता है वो कौन सा इनमें ऐसे पार्ट है जो शामिल नहीं करता है। रचनात्मक आकलन दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बात जो रचनात्मक आकलन की है तो वो शामिल नहीं करता प्राथमिक स्तर पर। देख लीजिए रचनात्मक आकलन क्या शामिल नहीं करता है पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। क्या शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, या शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, क्योंकि शामिल नहीं करता की बात हो रही है, बात नहीं की हो रही है। तो आंसर कीजिए सभी लोग। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। क्योंकि जो हमारा रचनात्मक आकलन है वो क्या नहीं करता है, वो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग के हिसाब से कुछ वो डिवाइड नहीं करता। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को हम ग्रेडिंग दें या रैंकिंग दें कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और उसके हिसाब से कुछ कार्य करें। ये उद्देश्य उनका नहीं होता, और ना ही अपने आकलन में ये चीज शामिल करते। बाकी जो 3 चीजें दी हुई हैं वो आकलन में शामिल होती हैं। शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान बेशक होता है, क्योंकि बच्चों की जो नहीं समझ में आ रहा था उसका निदानात्मक करते हैं, उस कमियों को ढूंढते हैं, पहचान करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं। उपचारात्मक मतलब पहले समस्या जानो, समस्या का फिर उसके बाद उपचार करिए। आप 2 चीज ध्यान रखिएगा। पहले क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, पहले चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हमें क्या दे देगा, हमें मेडिसिन दे देगा। वही हो गया, क्या हो गया, पहले बताइए, पहले क्या हुआ, निदानात्मक हुआ, फिर उसी चीज का उपचार हो गया। चलिए तो थर्ड देख लेते हैं, शिक्षण में कमियों की पहचान। बेशक सही बात है, अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा, क्लासेस का बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण में कमी होगी। उसकी भी पहचान हम करें कि आखिर हम क्या जो प्रोसेस से बता रहे हैं। क्यों मैं बार बार आपसे पूछती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, मेरा यहाँ पर जो मैं समझाती हूँ, बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ बीच में, तो क्या वो आपको समझ पा रहे हो कि नहीं। मैं क्यों बार बार पूछती हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगी। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, यहाँ पर समझना ही मकसद है, टाइम पास करने हम यहाँ पर नहीं आते हैं, है ना। चलिए कि आप यहाँ पर कोई भी, ये तो खुला प्लेटफॉर्म है, तो आप आओ, वीडियो देखो और निकल लो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर हासिल करके जाओ, और वो ऐसा हासिल करो कि आप भविष्य में उसका प्रयोग कर सको। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं पद पोस्ट पाओ, तो भी आप जीवन में कि हाँ हमने वो सेशन लिया था और मैम से पढ़ते थे, याद करो तो अच्छे तरीके से। यानी कि यहाँ पर हम टाइम पास करवाएं आपको आधे घंटे लेकर के, फिर आप इसके बाद भूल जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहती हूँ कि यहाँ पर चीजें आप समझ कर जाओ, फिर ताकि आपको कहीं ना कहीं उसको प्रयोग कर सकूं आप। चलिए तो यहाँ पर शिक्षण में कमियों की पहचान, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ावा देना, सही बात ये तो होता ही है। चलिए तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, बात शामिल नहीं की बात की गई है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। सभी आंसर करें। पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण का मूल उद्देश्य है क्या है। पर्यावरण में जो भ्रमण है, ट्रेवल है, यात्रा थीम है। 6 थीमों में से एक ट्रेवल भी थीम है हमारी ईवीएस में। तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, ट्रेवल क्यों बताया गया है, ईवीएस के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है, उसका मूल उद्देश्य क्या होना क्या है। पहला है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, सेकंड है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, थर्ड है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, फोर्थ है टीम की भावना बढ़ाना। आंसर करें सभी लोग।
तो यहाँ पर बात ऑब्जर्व की हो रही है। भ्रमण का मूल उद्देश्य, तो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। इसमें आपको भ्रमण कराओगे तो बच्चे की ऊर्जा को विकसित कैसे कर पाओगे आप, है ना। ऐसी ऊर्जा का कुछ यहाँ पर मतलब सेंस नहीं निकल रहा है। तो यहाँ छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव की बात हो रही है, क्योंकि आप उसको भ्रमण पे ले जा रहे हो तो प्रत्यक्ष की बात है, तो कहीं ना कहीं सही है। बात अनुभव की भी हो रही है, ऑब्जर्व की हो रही है, वो भी कैसे, प्रत्यक्ष तरीके से। जब ऐसे कभी भी आपके एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आप ये पॉजिटिव वर्ड देखो, कौन सा, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, ये आपका वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो कुछ भी हो, लेकिन अब तक जो मैंने देखा है क्वेश्चन में आंसर जो मैंने देखा है वो प्रत्यक्ष अनुभव पर ज्यादा, यहाँ पर अनुभव जो ऑब्जर्व है, अवलोकन है, निष्कर्ष है, सक्रिय वर्ड है, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि भ्रमण का मूल उद्देश्य सामाजिकरण को बढ़ावा देना नहीं है, टीम की भावना बढ़ावा नहीं है, ऊर्जा को विकसित करना नहीं है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कल का सेशन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है ना, कि कल सेशन इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली बुद्धि चैप्टर से हम लेने वाले हैं। कल पूरा कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी कल बुद्धि से रिलेटिव। और परसों आपकी क्लास क्या रहेगी, रक्षाबंधन स्पेशल में रहेगी, जो हम 5 सब्जेक्ट एक साथ एमसीक्यू करेंगे। 5 सब्जेक्टों का हम एक साथ एमसीक्यू करेंगे। तो आपको खाना पीना खा करके तैयार रहना है क्लासेस के लिए कल भी और रक्षाबंधन के दिन भी। चलिए, तो वो मेरे भाई बहनों के लिए स्पेशल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। याद रखिएगा, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना क्लासेस को। अपने सभी फ्रेंड्स को क्लास शेयर कर दीजिए। अगर वो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको वो क्लासेस, क्योंकि वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके ली हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मैं आप सबके लिए सोचती हूँ कि मैं ऐसा सेशन बनाऊँ, क्योंकि मैं अभी 2 क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। मेरे पास रीजन है, क्योंकि अभी टेक्निकल टीम नहीं है हमारे पास, टाइप के लिए टाइपिंग वाले भैया नहीं है हमारे पास अभी। तो जल्द ही वो आ जाएंगे, अभी छुट्टी पर गए हैं, कोरोना का लॉकडाउन में अभी काम नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आ जाते हैं हम आपको 2 क्लासेस देंगे। लेकिन आपको उसके पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 हैंडेड लाइव फ्रेंड्स लेकर आना है। मैं आपको 2 नहीं 3 क्लासेस दूंगी दिन में। अगर आप कहेंगे तो मैं 2 नहीं 3 दूंगी, बट उसके पहले आपको 2 हैंडेड यहाँ पर अपने फ्रेंड को जोड़ना है और लाइव लेके आना है, लाइव क्लास में, है ना। चलिए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई फायदे के लिए काम नहीं करते, है ना। यहाँ पर शेयर करोगे तो हमारा कंटेंट जाए, दूर तक जाए। मैं चाहती नहीं कि अगर मैं जो कंटेंट बना रही हूँ, क्या कोई चाहेगा, कोई मेहनत करेगा तो क्या वो चाहेगा कि सिर्फ 1 घर 2 घर रहे? हर कोई चाहेगा वो शेयर हो, क्योंकि अपन को तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रही है ना। तो अपन को प्रॉफिट अगर है तो इसी में है कि सभी इसका लाभ उठा पाएं, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है, कोई पेड बैचेस नहीं है। और हम आपको कॉन्सेप्ट क्लास भी दे रहे हैं, जो कि पेड बैचेस में दी। मैंने भी यूट्यूब पे देखा, ऐसी बात नहीं है। तो आप भी देख लीजिए, क्योंकि मेरी क्लासेस बस तो आप देखे नहीं होंगे, मुझे पता है ना। ये खुला प्लेटफॉर्म है, आप मेरा स्किप करके दूसरे का भी देख लोगे, है ना। इसमें तो कोई मैं रोकने नहीं जाऊंगी। बट आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि आपको पेड बैचेस की तरह यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। तो मैं तो वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट कर रही थी, बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना था यहाँ पर एमसीक्यू को, तो मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर दी। तो आप, मैं कल तो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी, तो आप ज्वाइन कीजिए और सभी फ्रेंडों को लेकर के आइए। चलिए, तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा छात्रों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन का क्या मतलब है? बच्चों को जो शिक्षक के द्वारा स्वयं आकलन करने के, जैसे मैं यहाँ पर लाइव ऑल इंडिया टेस्ट मॉक लेके आ रही हूँ आपके लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना यहाँ पर ऑब्जर्व करें अपना नंबर, कि आप कितने नंबर के सही कर रही हो। तो मैं क्या करवाना चाहती हूँ आपका, देख लीजिए। पहला आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। क्या सीखने के लिए आकलन हो रहा है? यहाँ पर जो आपका नंबर आ रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरे साथी का इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना नंबर आ रहा है, तो क्या सीखने के लिए आकलन कर रहे हो आप? या सीखने के लिए समान आकलन कर रहे हो, या सीखने का आकलन कर रहे हो, या इनमें से सभी कर रहे हो? आंसर कीजिए सभी लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन बनता है सीखने के लिए आकलन, पर इसमें से जो फेमस है वो क्या है, सीखने के लिए समान आकलन, स्व आकलन। ये फेमस क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसमें कंटेंट में ली हूं मैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, तो सीखने के लिए समान आकलन, मतलब वो सीख भी रहा है, अपना ऑब्जर्व भी कर रहा है। आप यहाँ पर आंसर भी कर रहे हैं, मतलब सीख भी रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपना आकलन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, ऑल इंडिया टेस्ट भी चल रहा है, तो आप अपना आकलन भी कर रहे हैं। तो ये स्व आकलन का यही मतलब होता है कि हम अपनी चीज़ों को सीखें और साथ साथ क्या करें, उसका आकलन करें। और सीखने के लिए आकलन की जब बात आए, कि सीखने के लिए मतलब जैसे आप क्या करो, आप जैसे क्लासेस में इंटर करो, तो मैं क्या करूं, आपसे 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बेटा आप ऐसे बताओ क्या आपको आता है ना, कि नीली क्रांति क्या, श्वेत क्रांति क्या, आपको मालूम है क्या?
तो मैं क्या करूँ, मतलब आप क्लास में इंटर होने वाले हो तो मैं आपको क्या करूँ, आप सीखने वाले हो तो सीखने के लिए मैं आपका आकलन ले रही हूँ कि आप क्लासेस में जाने वाले हो। तो क्या जैसा टेस्ट होता है ना कि वहाँ पर क्या है, इंट्रेंस है, तो वो सीखने के लिए क्या हो रहा है, आकलन हो रहा है। वहाँ पर सीखने के समान जब बात आएगी तो मतलब आप सीख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो चल रहा है, सीख भी रहे हो, अपना आकलन भी कर रहे हो। सीखने का आकलन, सीखने का, आप जो चीज़ सीख चुके हो उसका जो आकलन होता है, जो टेस्ट होता है, मतलब जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसके बाद मैं चाहूँ किसी दिन आपका सेशन रख लूँ कि मैं टेस्ट लेना है मुझे आपका, तो वो क्या हो जाएगा, सीखने का आकलन, मतलब जो आप सीख चुके हो उसका मैं आकलन करूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बात स्व आकलन की हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को कैसी शिक्षा देना है, बोझ के बिना, बोझ रहित करना है बच्चों को। ये नहीं कि अब 20-20 किलो के आप बैग में बुके भर दीजिए, है ना, ऐसा नहीं करना। बोझ के बिना मतलब बच्चा तनाव जो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, उसको हमको हल्का महसूस करवाना है, उसको भारी, क्योंकि एज के हिसाब से जो कुछ मटेरियल दिया जाएगा तो दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम, ये जो बोझ के बिना की बात है सीखना, तो क्या कहलाता है ईवीएस में? आंसर कीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, जो ये बोझ के बिना बात हो रही है, तो क्या ये ईवीएस के पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत बात करें कि जो पाठ्यक्रम है उसको आधा कर देने की जरूरत है, या दूसरा है स्कूल बैग का कम वजन होना चाहिए, या तीसरा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या होनी चाहिए, या चौथा है अबोध का भार कम करने की जरूरत है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बात हो रही अबोध का भार कम करने की जरूरत है, बोझ के बिना शिक्षा सिखाना, ये पर्यावरण अध्ययन है ना, 3rd to 5th, मतलब बच्चा अभी तो 3rd to 5th है बच्चा, है ना, पर्यावरण ईवीएस है उसके पास, उसका सब्जेक्ट है, उसको हमको कैसा है, उसके जो क्लासेस में वो दिए जाएंगे, कंटेंट दिए जाएंगे, वो कैसे रहेंगे, पोयम रहेंगे, स्टोरी रहेंगे, है ना, रंगीन सब कुछ उसमें, पेंट वगैरह रहेंगे, उसमें पेंटिंग वाली क्लासेस उसमें रहेंगी, जो उसमें चैप्टर रहेगा, तो सब कुछ रंगीन रहना, बच्चा ऑब्जर्व करे, खुशी से वो क्या करेगा, पेंटिंग भी भरेगा, है ना। तो ऐसा कुछ उसमें कंटेंट में रहना चाहिए ताकि उसका क्या हो, उसे खुशी मिले, पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, है ना, कि ये नहीं कि आप परिभाषाएं लिख दो, मुद्दे लिख दो, है ना, परिभाषाएं, मुद्दे और अवधारणाएं लिख दो, तो बच्चा क्या करेगा, चुपचाप बुक उठा करके रख देगा। हाँ, उसे पेंटिंग होगी, उसमें फ्लावर बना होगा, कई सारे पेंटिंग रहेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, खुशी से सीखे, मम्मा इसमें तो फ्लावर दिया हुआ है, मैं इसमें पेंट करूंगा, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और क्योंकि मोटी मोटी परिभाषाएं डली हुई होंगी पुस्तक में, तो बच्चे क्या करेंगे, मम्मा मुझे याद ही नहीं होती, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला, तो बच्चे उसको पढ़क देंगे, चुपचाप रखें, आप पढ़ाई वो नहीं करने वाले, है ना। तो यहाँ पर चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना है। और तो अब बैग की जो यहाँ पर बात की गई, बच्चों को भारी बुके नहीं देना है, तो यहाँ पर बात अबोध का जो भार कम करने की जरूरत की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने के क्या तात्पर्य है? ईवीएस शिक्षण में कक्षा में प्राप्त जो अधिगम होता है, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो मैं विद्यालय के बाहर, मतलब मैं क्लासेस के बाहर के जीवन से जोड़ने, क्यों मैं रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, इसको समृद्ध करने का तात्पर्य क्या होता है, मैं आपको क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ यदि इसी की भाषा में आपको समझा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, ताकि आप उस चीज़ों को अपनी अपनी लाइफ की जो स्ट्रेटजी है उससे आप क्या करो, कंपेयर कर सको, ऐड कर सको, उसको इंक्लूड कर सको, तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी, है ना। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, क्यों रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। पाठचर्या से बाहर जाना होता है, कि जो विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब पाठचर्या से बाहर जाना होता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना होता है। थर्ड है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना होता है। फोर्थ है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण जाना होता है। तो यहां देख लीजिए, आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए तो आंसर कीजिए यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो बात यहाँ पर किसकी हो रही है, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने, विद्यालय के बाहर से जो रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या उसका इस चीज करने का ये जो अपन उद्देश्य रखते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्यों इस तरह किया जाता है। तो जो वैश्विक पर्यावरणीय के मुद्दे होते हैं, क्योंकि बच्चे को हम डायरेक्ट मुद्दे परिभाषाएं नहीं बता सकते, है ना, तो उनको क्या करेंगे हम, क्योंकि चीजें हमारे मकसद वही है, लेकिन इस क्लास में नहीं है, धीरे धीरे करके है। अभी उसी चीज को क्या बताना है, जैसे पर्यावरण के आप ईवीएस के बारे में पढ़ा रहे हो, तो अभी क्या करोगे कि बच्चे को रियल लाइफ का आप पानी के बारे में बताओगे,
है ना, कि आप पानी पीते हो तो पानी पीने के बाद फेंकते कैसे हो, कहाँ फेंकते हो, आप बच्चों से ऑब्जर्व करवा पूछोगे उससे, है ना। अब वही चीज जब आगे पढ़ेगा वो, तो वो क्या पढ़ेगा, जल प्रदूषण पढ़ेगा, उसी चीज का प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बच्चा अभी ऑब्जर्व छोटा है, अभी बच्चा ईबीएस में बच्चा अभी छोटा है, क्लास 3rd to 5th है, इसलिए बच्चा अभी उसका प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं समझेगा। पर हम क्या करने की कोशिश तो करेंगे अभी धीरे धीरे, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही आदमी करता है। इसीलिए वैश्विक पर्यावरण जो मुद्दे होते हैं उसको क्या करेंगे, हम चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक मतलब कनेक्ट करवाएंगे, तो धीरे धीरे चीजों को सीखेगा। इसीलिए हम विद्यालय के बाहर के जीवन को जोड़ने का, उसे अपने यहाँ से क्लासेस का एग्जाम्पल हम रियल लाइफ से लेते हैं, बाहरी वातावरण से लेते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो यहाँ पर उस क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो हरे पौधे द्वारा बाहर कौन सी गैस निकलती है। आंसर कीजिए। पहला है ऑक्सीजन है, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यह एमपीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करें ईमानदारी से, और ईमानदारी से शेयर भी करना है आपको। आंसर करें तो आपका क्या हो जाएगा, हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। आंसर कीजिए। आपका फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कि क्या ऑब्जर्व क्या करती है, हमसे क्या लेती है, हरे पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या देते हैं बदले में, ऑक्सीजन। तो बाहर जो निकलने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, मैं कंटेंट से भी लेकर आई हूँ प्लस पेडागॉजी भी लेकर आई हूँ, है ना। मैं चाहती हूँ कि आपके दोनों पार्ट मजबूत हों। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, जो मुझसे जुड़े हैं, भावनाएं से जुड़े हैं, कंटेंट से जुड़े हैं, मेरे से जुड़े हैं, मेरे मन से जुड़े हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी तैयारी बिल्कुल मैं बेस्ट कराना चाहती हूँ, है ना। उनको ये एहसास नहीं होने देना चाहती कि आप पेड बैचेस नहीं खरीद रखे हैं। मैं ये सिर्फ यहाँ पर पैसे बस नहीं लेती, लेकिन आपको एहसास बिल्कुल पेड बैचेस की तरह आपको दिलाऊंगी यहाँ पर, कि आप फ्री में वही चीज़ पैसे ना लेकर के फ्री में यहाँ पर दूंगी मैं आपको। बस आप कंटिन्यू क्लासेस में बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ जो यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी, आपको 100 तो नहीं कह सकते बट 80% आपको जरूर मटेरियल वहाँ पर मिलेगा जो यहाँ पर मैं पढ़ाने वाली हूँ। चलिए, और कल और परसों की क्लास तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, वरना आप बहुत पछताने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ, कल और परसों की क्लास बहुत कल की तो कॉन्सेप्ट क्लास है, बुद्धि से चैप्टर से है, और परसों की क्लास आपको 5 सब्जेक्ट आपको एक साथ मिलेंगे। आपको 5 सब्जेक्ट का MCQ सॉल्व करने के लिए एक साथ मिलेगा। आपको खाना खा करके एकदम बैठ जाना है अपनी तैयारियों पर। 9 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। चलिए तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 8 मार्च को मनाया जाता है, दूसरा है 1 अप्रैल को, थर्ड है 5 जून को, फोर्थ है 12 जून को। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट होगा, जो विश्व पर्यावरण के दिवस में पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा हमारे यहाँ पर। 8 मार्च तो मालूम है आपको, महिला दिवस मनाया जाता है। थर्ड 1 अप्रैल, इसमें तो मूर्ख दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा का जो वर्षा का जल होता है उसको जो व्यक्ति संग्रहण करके इकट्ठा करके रखता है उसका क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है पानी का वितरण। पहला ऑप्शन क्या है, पानी का वितरण, मतलब कि वर्षा का जल अपन संग्रहण करके इकट्ठा करके रखते हैं उसका मतलब होता है पानी का वितरण कर देना होता है। या प्रयुक्त, यहाँ पर प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण होता है। या थर्ड ऑप्शन कह रहा है हमारा यहाँ पर वर्षा जल का जमाव और भंडारण। या ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जो यहाँ पर कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी टेट एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पर लेकर आई हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। चलिए, बस यहाँ पर ईयर मैंने नहीं डाला है, बाकी यहाँ पर कंटेंट वही है। चलिए तो यहाँ पर आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए और शेयर कीजिए, मन लगाकर शेयर कीजिए, ईमानदारी से शेयर कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। जो वर्षा जल का संग्रहण होता है, वर्षा जल का संग्रहण तो हम क्या करते हैं, वर्षा के पानी को हम
बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो सिंचाई के साधन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे तालाब बना करके वर्षा का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके जमा वहाँ पर बांध बना देते हैं छोटा मोटा ऐसे। तो वहाँ पर वो काम किस में आता है, वो सिंचाई करने के काम आता है। उनका बांध के रखते भी क्यों हैं, जमा क्यों करते हैं, भंडारण क्यों करते हैं, क्योंकि वो सिंचाई के, आपको मालूम होगा आप सबको वैसे, तो यहाँ पर सिंचाई के काम वो आता है, इसलिए बांध करके वो जमाव करके पानी को रखते हैं, वर्षा का पानी। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर सभी लोग करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, यहाँ पर भी आया हुआ क्वेश्चन है। मोटिवेशन क्या है, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन का क्या यहाँ पर योगदान होता है, देख लीजिए। मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो क्या योगदान मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिल रही है ना यहाँ पर, है ना, सकारात्मक आपको भावना मिल रही है, नेगेटिव तो आपको नहीं दे रही ना कुछ ना मैं यहाँ पर। तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव देता है हमको, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर वो भी अंतर भी होता है, मोटिवेशन कई टाइप के होते हैं, है ना, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पॉजिटिव भी समझ पा रहे होंगे, पॉजिटिव भी दे भी रही हूँ। चलिए, तो बुरा मत मानिएगा। चलिए देखिए ऑप्शन क्यों चलते हैं अपने, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। मोटिवेशन जो होती है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, इंटरेस्ट जगाती है जो मोटिवेशन हो। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि मैं जो यहाँ पर कंटेंट लाई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, कई सारे टेट का एग्जाम है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये क्या करेगी, मैंने आपको शुरू क्लासेस में क्यों बताया, कहीं ना कहीं आपको ये करने की रुचि, कि आप क्लासेस में रुचि बनाए रखिए। ये नहीं कि आप वीडियो की स्किप करके निकल लीजिए, दूसरी क्लासेस देखने लगे, है ना। ऐसा करने को मैंने इसमें मेरा उद्देश्य नहीं था। आप देख लीजिए, मैं आपको नहीं कह रही कि बस आप रुकिए इसी में रुकिए, बट आप देख लीजिए, क्योंकि कंटेंट भी इंपॉर्टेंट, कि आपको कंटेंट मिल कहाँ से रहा है। आपको क्लासेस बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैं नहीं कहती कि बस मेरी क्लास ही आपको 9 बजे मिलती है, आपको बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये जो कंटेंट है मैं इंपॉर्टेंट बनाई हूँ, इंपॉर्टेंट टेट्स एग्जाम से ली हूँ तो बहुत सिलेक्टेड है, पर मैं चाहती हूँ कि अब ये देखिए भाई, हम मेहनत करके लाए हैं तो आप पूरा देखिए इसे, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका ये कोर्स बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि आपको तैयारी अपनी बेहतर करनी है, अपना एक सरकारी नौकरी की एक सीट पक्की करनी है। आपको कौन सी सीट, अपनी एक सीट पक्की करनी है। आप सोच लीजिए कि मैम के साथ हमको अपनी सीट पक्की करनी है। जो मैं यहाँ पर कंटेंट भूल जाती हूँ, नहीं ला पाती हूँ, आप हमें कमेंट कर दिया करिए और हम वहाँ पर साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, है ना। मैं ये नहीं चाहती कि मैं आप अकेले कीजिए, आप हमें कमेंट कर दीजिए कि मैम ये चैप्टर हमें पढ़ना है। अभी एक फ्रेंड ने मैसेज किया था मुझे कल या शायद नेक्स्ट, मतलब कि 2-3 दिन हो गए मुझे, शायद वो कमेंट आया था कि मैम आप MP टेट का सिलेबस के अनुसार कॉन्सेप्ट वाइज क्लास दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि MP टेट का भी, UP टेट का भी कवर हो सके, C टेट का भी। कुछ तो ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कि जो सेम होते हैं, तो मैं वो सेम भी दे रही हूँ, और जो अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो भी क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि अगर आप उस समय उस साइड नहीं गए हैं, आपका मन नहीं गया है उस पार्ट में, तो वो भी आप देख पाओ कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में वो भी आते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर सीख, जो मोटिवेशन होता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं ना, आप लोग बोर भी महसूस कर रहे होते हैं, बट होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको इंटरेस्ट बनाए रखना है, तभी हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है जो मोटिवेशन होती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। थर्ड है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। ये पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग कर देती है। भाई ये कैसे होगा कि अलग कर देगी मोटिवेशन, है ना, कि जो सीखने की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन अपन देते हैं, तो क्या सीखे हो आपने, जो सीखा है अभी तक वो आपके अधिगम से अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सोचती मैं, है ना, या ऐसा अपन मोटिवेशन भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका नेगेटिव टर्म्स हो जाएगा, है ना। तो फिर ये थर्ड देख लीजिए, बच्चों को एक दिशा, हमको जो हम मोटिवेशन दे रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि आप एक दिशा में जाओ, कि सिर्फ, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ यही बस क्लास देखो, मैं आपको कहती हूँ कि पूरा टाइम आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल मत दीजिए, है ना, कि आप पूरा टाइम सिर्फ यूट्यूब पर रहें, फेसबुक पर रहें, व्हाट्सएप पर रहें। मैं पूरे टाइम के लिए बिल्कुल ये राय मैं नहीं मानती ना, मैं एक सजेशन देती किसी को, है ना, पर मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादा बेस्ट क्या होता है, अपना कुछ टाइम आप अपने लिए बना ले, निर्धारित कर लीजिए कि मुझे कितने टाइम तक पढ़ाई करनी है, कितने टाइम तक मुझे मम्मी पापा की हेल्प करनी है, कितने टाइम तक पर्सनल लाइफ को देना है ना। उसमें से जितने भी टाइम अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए स्पेशल दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, जितने घंटे भी आप दे रहे हो, 4 घंटे अगर टोटल पढ़ाई करते हो दिन में आप, तो 2 घंटे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दीजिए और 2 ही घंटे आप ऑफलाइन अपनी बुक से स्टडी कीजिए, है ना। जो भी बुक आपने अफेयर की, अब तक जो प्रिपेयर की है आपने, जिस बुक से पढ़ते आ रहे हैं, उसी का आप रिवीजन कीजिए। आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फ्रेंडों को मैंने देखा कि आज सिखवाल की लाएंगे, कल किसकी लाएंगे, कल अरिहंत के लेकर आएंगे, फिर किसकी पुणेकर के लेकर आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। आप एक बुक प्रिपेयर कीजिए और उसी पे आप रिवीजन कीजिए, उसी को देखिए, क्योंकि जो भाषाएं होती हैं हर एक बुक की, कोई फ्रेंड्स कमेंट करें कि मैम इसका C आंसर हो रहा है, इसका D आंसर है, तो हर
हर एक बुक का अलग अलग राय, अलग अलग मानना। तो मेरा मानना यही कि आप एक बुक पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, एक प्रेफर कीजिए और उसी पे आप कंटिन्यू वर्क कीजिए। कोई क्लासेस देखिए तो एक क्लासेस देखिए, उसी पर वर्क कीजिए, उसी से भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे बातें ज़्यादा हो गई हैं, है ना। तो स्मरण शक्ति को मजबूत करती है मोटिवेशन, या बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग कर देती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बातें हो गई इसलिए मैं जल्दी बता देती हूँ आपको कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो मोटिवेशन होता है वो सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है ना। चलिए, अब पढ़ाई से रिलेटिव है तो बताना पड़ेगा ना। चलिए, वही तो जरूरी है। मैं कंटेंट कितना भी अच्छा दे दूंगी बट आप उसके लिए वर्क नहीं करोगे, है ना, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर दिया हुआ कोई मतलब नहीं है ना, वो वेस्ट हुई हो जाएगा। इसलिए बताना भी जरूरी है कि वहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है, ज़्यादा समय आपको देना है। क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, है ना। तो काम कीजिए तो जो आपको उचित हो, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ हो, आप वहाँ पर समय दीजिए। क्योंकि जो एग्जाम आया है वो दोबारा नहीं आएगा। सब कुछ आपके जीवन में आ सकता है बट आपका खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। क्या? खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। आप जीवन में अपने सब कुछ कमा सकते हैं लेकिन बीते हुए समय को आप कभी भी ला नहीं सकते हैं। आप जाएंगे पैसे से भी खरीदने जाएंगे तो सब कुछ खरीद लेंगे। अगर आपके पास आज मकान नहीं है तो कल आप बनवा सकते हैं, लेकिन जो आज अपना समय गवा दिए, आज अपनी तैयारी बेहतर नहीं किए, अगर पढ़ाई नहीं किए, रिविजन नहीं किए, तो कल आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप जीवन भर पछताएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे फ्रेंड्स ये समय गवाएं। चलिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, हिंट कर रही हूँ। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण की समस्या नहीं है? आंसर कीजिए सभी लोग। जल की बर्बादी नहीं है, जल का संरक्षण नहीं है, वनों का विनाश नहीं है, भूमि अपरदन नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि पर्यावरण की जो समस्या है, क्योंकि जल की बर्बादी करोगे तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर इफेक्ट करेगा। वनों का विनाश कर दोगे तो भी आपको हवाएं नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो भी अगर बंद कर दे तो, क्योंकि हरे पौधे से तो हमको ऑक्सीजन मिलता है। भूमि अपरदन, इससे भी आपका पर्यावरण की एक समस्या ही होगी। जल संरक्षण यहाँ पर नहीं है, समस्या नहीं है। जो पर्यावरण की समस्या जो है, जल का संरक्षण आप जोड़ करके रखे और पानी को, तो इससे कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, कीड़े मकोड़े इसमें ना लगने लगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो पानी जमा हुआ होता है वहाँ पर मच्छर अपने आप में बनाने लगते हैं, तो वहाँ पर जल का संरक्षण नहीं है। पर मायने ये रखता कि आपने जमाव कहाँ पर किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करती हूँ बोर नहीं हो रहे इस सेशन में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा का जो सिद्धांत नहीं, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए। बात किसकी कर रहा है कि कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? गौर कीजिएगा, नहीं पे बहुत सारे फ्रेंड्स छोड़ के चले आते हैं, आंसर ही रॉन्ग हो जाता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चलिए देख लीजिए, नहीं की बात हो रही है कि जो पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो देख लीजिए पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाना चाहिए। ये तो सिद्धांत होता है कि हम अभी समूह हमने पढ़ाई है साथ में कि ग्रुपिंग में पढ़ना चाहिए, उससे नैतिक विकास होता है बच्चे का, सामाजिक विकास होता है बच्चे का, ऑब्जर्व करता है बच्चा। तो ये तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? जीवन पर्यंत देनी चाहिए, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देख लीजिए, पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए। सही बात है, आप कोई एक दिशा में कोई भी चीज आप बताओ, कोई एक दिशा वो ना जाता हो वो रास्ता। आप ऐसे रास्ते कभी भी किसी को मत बताओ जो एक रास्ते हों, है ना, सिर्फ एक ही रास्ता हो। चलिए, अपने लिए विकल्प जीवन में हमेशा बना करके चलना चाहिए, है ना, कि अगर ये नहीं मिला तो हमको दूसरा तो मिलना ही चाहिए। तीसरा देख लीजिए, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। सही बात है, पर्यावरण को जो शिक्षा होती है कि भाई कैसे पानी बचाना है, कैसे वनों को बचाना है, उनका संरक्षण कैसे करना है, कैसे जीवों के प्रति होना चाहिए, सभी के प्रति दया भावना की यहाँ पर भावना आपके प्रति विकसित होनी चाहिए। चलिए, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पर्यावरण की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए, गलत है, जीवन पर्यंत देनी चाहिए और समझना चाहिए हर व्यक्ति को। मोदी जी कह रहे हैं, है ना, समग्र स्वच्छता के अभियान की कितनी सारी बातें कितने उन्होंने लागू किया है ना, कचरे के बारे में, तो यहाँ पर जीवन पर्यंत देनी चाहिए, चाहे कोई भी एज का हो। आज देख रहे हैं कचरा कहीं भी बाहर नहीं फेंका, हर किसी के लिए सुविधा बनाई गई है, सरकार ने बनाई है। चलिए देख लीजिए, नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति है, श्वेत क्रांति है, गोल क्रांति है ना, गुलाबी क्रांति है, पीत क्रांति, इन सब से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, हर टेट के एग्जाम में बनते हैं और मैं हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके लेके आई हूँ ताकि आप वहां पर भी फोकस कर सकें। अगर आप इन कंटेंट पर नहीं गए हैं तो नजरें डालना शुरू कीजिए, मेरे साथ शुरू कीजिए। चलिए, और एक्स्ट्रा भी अगर आपको कोई कंटेंट मिल रहा है तो आप उसे भी धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहे, क्योंकि समय जाते हुए समय नहीं लगता।
समय कब निकल गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, है ना। बात जब अच्छेपन की हो कि आपके भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है तो समय और भी बहुत जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। नीली क्रांति संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से है, फूल उत्पादन से है, या मत्स्य उत्पादन से है, या फल उत्पादन से। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, है ना, ये मछलियों से संबंधित है। चलिए मत्स्य उत्पादन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र, आपने देखा होगा मैप बच्चों को सीटेट में भी आता है, एमपीटेट में भी आता है कि झारखंड से उड़ीसा कौन सी दिशा में है, भोपाल से दिल्ली कौन सी दिशा में है, या क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि यहाँ से बस चली, दिल्ली से बस चली, उत्तर चली, 20 मिनट पश्चिम चली, ऐसे करके यहाँ से मैप से भी क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो देख लीजिए कि जो मैप बनाने का क्वेश्चन बनाने का टेट में जो होता है उद्देश्य, जिसलिए टेट में इस तरह के क्वेश्चन रखते हैं, तो उनका रखने का उद्देश्य क्या होता है। जो पेपर बनाने वाले होते हैं तो जो टेट के एग्जाम में मानचित्र मैप से क्वेश्चन डालते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है, क्यों क्वेश्चन डालते हैं मैप से हर बार। तो निम्नलिखित में से मैप के लिए सर्वाधिक युक्ति उपयुक्त होगी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि अध्यापक के द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। जो मानचित्र चित्रण होता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है अध्यापक के द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना और तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताना। सेकंड है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर के आए। ये तो आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, है ना। अगर नहीं पाए बच्चे जिसके घर में नहीं होगा मानचित्र, तब क्या आप बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, क्योंकि पढ़ाना तो पड़ेगा आपको। समावेशी शिक्षा, सभी को समान शिक्षा देना है। बच्चा चाहे बैकवर्ड से आए चाहे जिस भी फीडबैक से, हमें उसे फीडबैक से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमें उसे समावेशी शिक्षा के तहत समान रूप से उसे शिक्षा देना है। हम यहाँ पर बहुत सारे साथी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि भाई मुझे सबको लेकर के चलना है ना। पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ। मेरा मकसद है कि सभी सर्वांगीण विकास हो सबका, तो सब बढ़े सब पढ़ें। चलिए, तो यहाँ पर ऐसा मकसद होना चाहिए ताकि सभी का लाभ हो। चलिए, तो शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है, बात की गई हस्तपरक की। क्या कह रहे हैं कि अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश मतलब कि आसपास का जो परिवेश हो उसी से रिलेटिव क्या बनाए, मानचित्र बनाए, तब वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति पर दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। बात यहाँ पर किसके निकटतम परिवेश के आसपास के वातावरण की बात की गई है। इसी की सहायता से बच्चे को ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि आपदा प्राकृतिक आपदा भी होती है, मानव जनित भी होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सी नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए, ये भी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो क्या भूकंप नहीं है, क्या सुनामी नहीं है, शॉर्ट सर्किट से लगी आग नहीं है, चक्रवात नहीं। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं की है। सभी लोग आंसर करें और सभी लोग मन लगाकर ईमानदारी से पहले शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो। जो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है वो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से यानी मानव जनित प्रॉब्लम है ये। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के चूहों के द्वारा फैले, यहाँ रोग से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, इसीलिए मैं सब हर एक जो भी बने हैं अलग अलग मिक्स करके मैं इसीलिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चूहों के द्वारा फैलने वाले जो रोग होता है कौन सा, आंसर करें सभी लोग। चेचक होता है, मलेरिया होता है, या प्लेग होता है, या तपेदिक होता है। रोगों से, बीमारी से, अभ्यारण्य से, उद्यान से, ये सबसे पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से चूहों द्वारा फैलने वाला जो रोग होता है कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर प्लेग रोग होता है। कौन सा, प्लेग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ पक्षी मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कुछ पक्षी होते हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख लेते हैं। तो वो कौन से पक्षी होते हैं जो हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। देखिए आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है चील, पहला ऑप्शन है कौवा, चील और बुलबुल। दूसरा है चील, बाज, गिद्ध, या तीसरा बाज, कबूतर, तोता, चौथा है फाख्ता, कौवा, मोर। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चील, बाज और गिद्ध, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट।
ये क्या करते हैं कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख लेते हैं, है ना। जानते हैं कि चीलबाज गिद्ध जो है ये ऊपर से ही देख लेते हैं कि हमारा शिकारी कहाँ पर, हमारा शिकार कहाँ पर है ना, अपना शिकार वो ऊपर से ही देख लेते हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही तो आप लाइक भी जरूर करके जाइएगा। बहुत लोग लाइक नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जो लाइव रहते हो, ठीक है, वो तो यहाँ पर आते बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन लाइक करके नहीं जाते हैं, तो ये गलत बात है। लाइक करना चाहिए। अगर आपको क्लासेस देख रहे हो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना चाहिए। और अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दिया करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, वो उससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो बता देती हूँ कि प्रभाव भी क्या होते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि प्रभाव भी क्या है, दुष्प्रभाव भी हर चीज़ के होते हैं। तो इससे हम प्रभावित होते हैं, है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए मोटिवेशन हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आदमी हतोत्साहित होने लगता है। तो ये बिल्कुल भी आप भी नहीं चाहोगे, मैं भी नहीं चाहूँगी, है ना। लौंग एवं की क्लास कौन लेगा फिर आप लोग की? लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जो लौंग और केसर होते हैं ये किस भाग से, पौधे किस भाग, क्योंकि जड़ भी होता है पौधों में, तना भी होता है, फूल भी होता है, फल भी होता है। तो जो लौंग और केसर होता है तो वो कौन से पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो वो कौन से भाग से होते हैं? फूल से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किससे होते हैं? फूल से होते हैं। फूलों में यहाँ ये लगते हैं लौंग और केसर, फिर इनको तोड़ करके निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए क्वेश्चन थे इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से, ये फसलों से भी हर बार क्वेश्चन आते हैं, आया हुआ ही क्वेश्चन है ये यूपी टेट का है, ये शायद ये एमपी टेट का क्वेश्चन है। तो रबी की फसल कौन सी है? पहला गेहूं है, ये चना है, ये सरसों है, या इनमें से सभी? आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए कि रबी की फसलें कब कब से होते हैं। इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आंसर कीजिए सभी लोग। तो ये रबी की जो फसलें होती हैं उनका समय क्या होता है? देख लीजिए, अक्टूबर से नवंबर समय होता है कि ये फसलें बोई जाती हैं। अक्टूबर से नवंबर फसलें बोई जाती हैं। और काटी कौन सी इसमें ऋतु में जाती हैं? ये कौन से महीने में काटी जाती है? मार्च और अप्रैल में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं फसलें, और मार्च अप्रैल में इन फसलों को काटा जाता है। चलिए इनकी कटाई होती है उस टाइम पर। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, रबी की फसल कौन कौन सी है? क्या गेहूं है, क्या चना है, सरसों है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? सॉरी। तो आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, शेयर भी करते रहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर सारा ऑप्शन ले ली हूँ ताकि आपको फसलों से भी क्वेश्चन, रबी होती हैं, खरीफ होती हैं, जायद होती हैं, इन सभी से मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने ना पाए, है ना। और कोशिश करूंगी कि आपका बिल्कुल ऐसा ही, जैसे मैं सोचती हूँ बिल्कुल ऐसा ही हो। आप लोग बिल्कुल अपनी सीट निर्धारित कर लीजिए बैठने के लिए। चलिए तो यहाँ पर आज कल का अपना सेशन होने वाला है बुद्धि से रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्लास, तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आप सब अपने साथियों को लेकर के आइए, उन्हें अभी क्लास शेयर कर दी ताकि उनको देख लें पहले कि क्लासेस उनको कैसे लगे, क्या उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उनको जैसा उनको अच्छा लगेगा वो आप खुद ही अपना देख लेंगे, है ना। इस पर बाकी चीज सबको मिलनी चाहिए, है ना। चलिए तो रक्षाबंधन के भी स्पेशल क्लास लेने वाले हैं हम। 5 सब्जेक्ट एक साथ करेंगे। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट एक साथ होगा। ऐसा सेशन आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब, वो भी रक्षाबंधन के दिन स्पेशल आप सब के लिए, मेरे भाई के लिए और मेरी बहनों के लिए है। तो रबी की फसल कौन सी है? चना है, गेहूं है, ये सरसों है। तो इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो क्या धान है, क्या बाजरा है, अरहर है, या इनमें से सभी? आंसर कीजिए सभी लोग। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। देख लीजिए, धान की बुवाई कब होती है? धान की बुवाई कब होती है? जून जुलाई में, जब पानी गिरता है ना तभी धान की बुवाई होती है। आपको मालूम होगा कि इसकी बुवाई, इसका जो शुरुआती होता है दौर, तो जून जुलाई होता है, और जब इसकी कटाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है ना। खरीफ फसलों की अक्टूबर नवंबर कटाई होती है और जून जुलाई में इनकी बुवाई होती है। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से जायद की फसलें कौन सी है? जायद की फसलें कौन सी होती हैं? देख लीजिए, तरबूज होता है, तरबूज है, या खीरा है, मौसमी सब्जी है, या ककड़ी है, इनमें से कोई, इनमें से सभी। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करिए। चलिए यहाँ से ऑप्शन जो हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ बताने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, है ना। हमारा जो राइट ऑप्शन वही मैं डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि इनमें सीमित वर्ड है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनको क्या कहते हैं? इनको चौमासा, इसे चौमासा भी कहते हैं। जायद की फसलों को चौमासा भी कहते हैं, है ना। मतलब कि ये 2-3 महीने में ये फसलें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि अपन ककड़ी बोए, है ना, मौसमी सब्जी बोए तो वो 2-3 महीने में पानी पाए तो वो
क्या हो गए, वो तैयार हो जाती हैं। तो ये सब मौसमी फलें होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो ये 2-3 महीने में तैयार हो जाती हैं। इनमें से सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बस आज का क्वेश्चन बस इतना ही था, है ना। आपको क्लासेस कैसी लगी आप हमें फीडबैक दीजिए, अपने नंबर कमेंट कीजिए। और कल का सेशन और परसों का सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत मेहनत से मैंने कंटेंट बनाया। बुद्धि से चैप्टर देख लिया कि आपने हार्वर्ड गार्डनर जी से, है ना, थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के बारे में क्या बताया, स्पीयरमैन जी ने क्या बताया, ये डिटेल में हम कल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट परसों की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं मंडे की क्लास में, रक्षाबंधन के दिन, तो वो हम 5-5 सेशन एक साथ लेंगे। 5 सब्जेक्टों का टेस्ट आपका एक साथ होगा, है ना। 5 सब्जेक्ट 10-10 नंबर के हम सभी पार्ट का करने वाले हैं। तो आप वो सेशन भी बिल्कुल मिस मत करिएगा। अपने साथी को भी कह दीजिए कोई भी मिस यहाँ पर क्लासेस को नहीं करना है, सभी को आना है, क्योंकि बहुत कंटेंट इंपॉर्टेंट है और सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आप सभी, मैं चाहती हूँ सभी इसका लाभ उठाएं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।